जिंदाबाद। आज हम सभी बिहार के नौजवान जो पलायन का दंड पिछले लगातार 20 वर्षों से झेल रहे हैं, आज बिहार कांग्रेस ने संकल्पित होकर पलायन रोको रोजगार दो यात्रा जो शुरू की है, और हम सभी अभी हमारे बीच राजेश भान भी आ चुके हैं, उनका भी युवा कांग्रेस बोल दो डेस्क को बोलो। आप जो खड़े हैं वो आ जाए, अच्छा नहीं लग रहा। मैदान खाली, कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। आप जहां भी यत्र तत्र बैठे हैं, अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो आप कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन मंच पर हो चुका है। जो छाया में बैठे हैं, जो गाड़ी में बैठे हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने स्थान से उठ के इन कुर्सियों पर आकर बैठने का काम करें। इन संकल्पों के साथ आप सभी जो आए हैं उनका हार्दिक अभिवादन है, आपका स्वागत है। आपका यहाँ हमारे हृदय के गहराई से आपका अभिनंदन है। मैं ये चाहूंगा कि जो भी आप सभी आए हैं, आप अपनी कुर्सियों पर आकर विराजमान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष कहाँ है? जिला अध्यक्ष हेलीपैड तक से आप सभी बैठने का कुर्सी पर काम करें। चलिए आइए, कुर्सी पर आप सबका स्वागत है। जो भी बाहर बैठे हैं गाड़ी में, छाया से मेरा आग्रह है कि आप सभी खाली कुर्सियां हैं उन पर बैठने का सर्व 16 बक्सर से मल्लिकार्जुन खड़गे निकलने का जगह नहीं और बिहार के और तमाम यहाँ पे बिहार से जुड़े हुए लोग उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम हम लोग मुन्ना तिवारी जी यहाँ के स्थानीय विधायक और विश्वनाथ राम जी राजपुर के विधायक, ये तमाम लोग से आग्रह करते हैं कि से जो संवाद है और बीजेपी के सरकार की जो कुर्सियां हैं उसके खिलाफ हम लोग होकर के लड़ने की बात है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बात से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि पलायन जिस तरह से बिहार में हो रही है, जिस तरह से यहाँ व्यवसायी बंद हो रहे हैं,
जहाँ जो है एक बड़ी ज्वेलरी दुकान में लूट हुई आरा में, और सरकार समझ में नहीं आ रहा है कि कौन चला रहा है। इसलिए आपसे कम संक्षिप्त में मैं अपनी बातें को कह करके अपना विराम दूंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी जी अपना संबोधन करें। आदरणीय मुन्ना तिवारी जी। पुनः मैं आप सबों से नम्र निवेदन कर रहा हूं, सरोज लेकर बैठा लो, देखो बाहरी सब जब बैठल बैठा महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर, भगवान वामन की जन्म स्थली पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। मैं उनका इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस चिलचिलाती धूप में हमारे जितने भी साथी आए हैं, उन सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो बाजार में और गाड़ियों में न बैठने का काम करें। आपकी उपस्थिति मैंने अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए बुलाई है, और मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप जहां भी बैठे हो, बगीचे में, गाड़ी में, आप यथाशीघ्र पंडाल में आने का काम करें। और जो फिरका प्रश्न ताकते हैं, उनसे हम कैसे लड़ेंगे। पूरे देश में अभी एकमात्र है जहां हम चुनाव में जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के हमारे नेतागण इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से बिहार को हमें जीतना है। 20 वर्षों से ये सरकार जिस तरीके से बिहार में काम कर रही है, जनता का शोषण कर रही है, जनता की मांगों को अनदेखा कर रही है, उनसे लड़ने का यही समय है कि उनको जवाब हम इस चुनाव में देने का काम करेंगे। साथियों, खड़गे साहब का ये संदेश पूरे बिहार में बक्सर से जाने वाला है कि बक्सर की और शाहबाद की धरती कभी खाली नहीं रही है, और आज मुझे फक्र हो रहा है कहने में कि हम सभी 22 सीटों में जीत करके बक्सर को भी उस स्थान पर रखने का काम किया है। और अगर इंडिया गठबंधन के नेतागण इस शाहबाद में अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का स्थान, 4 विधायक हम शाहबाद से हैं, 2-3 विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इन सब चीजों पर पुनर्विचार करना है, और विचार करके इंडिया गठबंधन के धार को और तेज करना होगा। निश्चित रूप से 2025 में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इन चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार जो उस पंडाल में खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी पुनः अपनी कुर्सी पर आकर बैठने का काम करें। धन्यवाद। कांग्रेस
आदरणीय विश्वनाथ राम जी राजपुर के विधायक आदरणीय विश्वनाथ राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बक्सर की तपोभूमि पर हमारे देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आगमन हो चुका है। मल्लिकार्जुन के चरणों में प्रणाम और सभी हमारे बिहार के प्रभारी कृष्णा अलवारू साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजेश राम जी, सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, सांसदगण, भाई सुधाकर जी, भाई मनोज जी जो सांसद हैं सासाराम, और बक्सर के जो सांसद हैं हमारे बड़े भाई सुधाकर सिंह जी, सम्मानित मंच, सामने देव दुर्लभ जनता जनार्दन। मित्रों, बार बार आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग अपना कुर्सी पर स्थान ग्रहण करें, तो आप लोग भोजन की तरफ अभी तक पड़े हुए हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था कि आज का जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो बिहार दौरा बक्सर हो रहा है, ये कई मायनों में ऐतिहासिक रहता है। इसका इतिहास ये है कि बिहार में पहली बार बिना चुनाव के, चुनाव में तो सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों, प्रधानमंत्री जो आते हैं, लेकिन बगैर चुनाव के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बक्सर में दौरा हुआ है। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मित्रों। दूसरी बात, जहां तक हमारी पार्टी का विचार है, हमारे पार्टी के लोग जय भीम के साथ चलने वाले लोग हैं, जय गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान के विरोधी ताकतें हैं और दूसरी तरफ के जो लोग हैं उन्हें आप बड़ी भली भांति जानते हैं। मित्रों, इस बार का जो 25 में चुनाव होना है कई मायनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहले जो बिहार, अभी तक केंद्र हो या बिहार हो, सभी सरकारें एक है, एनडीए की सरकारें हैं। जो बिहार में मूलभूत जो समस्या है, हमारे बक्सर की जो समस्या है, हमारे राजपुर की जो समस्या है, हम लोगों से जितना हो सका है करते हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी तक राजपुर विधानसभा में कुछ नहीं मिला। हमने राजपुर विधानसभा में अपनी आवाज को रखते हुए हमने धनसोई को प्रखंड बनाने की मांग कई बार रखा है, लेकिन ये लग गया कि तभी संभव है जब बिहार के मुखिया का परिवर्तन होगा, हमारी सरकारें बनेगी, तभी धनसोई प्रखंड हम बना पाएंगे। जैसा कि चुनाव में हमने, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने ये मुद्दा रखा था महागठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव जी के सामने भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से धनसोई को प्रखंड का दर्जा मिलेगा। मित्रों, बहुत लेट हो रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, विचार करना आप लोगों के हाथ में है। एक तरफ गाली, अंबेडकर साहब को गाली देने वाले लोग जो संसद भवन में लोकसभा में गाली देते हैं, उसी तरफ हमारे राहुल गांधी संविधान बचाओ की नारा लेकर, यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो निर्णय करना आप लोगों के हाथ में। हमारे गरीब गुरबा के लोग जितने आए हैं उस सबको मैं निर्णय करने का आप लोगों के हाथ में इसलिए सौंपता हूं, या आप लोग मालिक है। जो बिहार की जो निकम्मी सरकार है, जो अभी तक जो बिहार की मूलभूत समस्या है, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, बनाई, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये सारी जो बिहार की मुद्दा अहम है, इस पर बिहार सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इस सभी मुद्दों पर हमारी सरकार काम करेगी। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश है, मैं चाहता हूं कि उनके आदेश को पूर्णतः पालन करते हुए सभी सम्मानित मंचों को प्रणाम करते हुए जनता रूपी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आदरणीय
प्रतिमा दास जी जो राजा पाकड़ से विधायक है, आग्रह करते हैं कि 2 शब्द आकर के अपना वक्तव्य दें। आदरणीय प्रतिमा जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय महिला संजय साहब पक्ष की धरती पर रखा हुए आसन द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बक्सर जिला के सम्मानित अध्यक्ष उपस्थित कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी, इस मंच पर उपस्थित विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद दल के नेता और पूर्व मंत्री आदरणीय मदन मोहन झा जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना तिवारी जी, यहाँ के हमारे राजपुर के विधायक आदरणीय विश्वनाथ राम जी, खगड़िया से चल करके आए सम्मानित विधायक छत्रपति यादव जी, जमालपुर के विधायक आदरणीय अजय सिंह जी, और इस कार्यक्रम में विगत कई महीनों से बिहार को मजबूती प्रदान करने के लिए और बिहार के भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे ऊर्जावान नौजवान प्रभारी आदरणीय कृष्णा अल्लावरू जी और सासाराम के सम्मानित सांसद महोदय आदरणीय मनोज राम जी, और आप लोग के बीच बैठे हुए हैं बक्सर के सम्मानित विधायक और जुझारू पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय सुधाकर भैया, और अभी नजर पड़ी हमारे विधायक आदरणीय संतोष मिश्रा जी, और तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, शाहबाद के विभिन्न जिलों से आए हमारे सम्मानित कांग्रेस के भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और जय भीम करती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का नाम है जय बापू जय भीम, और देश में इसकी जरूरत भी है, क्योंकि एक तरफ भाजपा और आरएसएस की सरकार जो देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए प्रयासरत है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने शहादतें दी हैं। आज फिर से जरूरत है देश को गांधी की, देश को जरूरत है संगठित होकर के इस मौकाप्रस्त लोगों से लड़ने की। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हजारों किलोमीटर से चलकर आपके बीच आए हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया आजादी का और अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई। आज जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। गरीब गुरबा जहां भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे नल जल की बात हो, गरीब के इलाके में जाते जाते वो नल जल दम तोड़ देता है। इस भीषण गर्मी में भी आप जाके देखिए कि पीने की पानी की भारी समस्या है बिहार में, जबकि 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी का चेहरा सामने करके बीजेपी वोट तो ले लेती है, लेकिन चलाती बीजेपी ही सरकार है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं, और बीमार व्यक्ति एक सही नेतृत्व नहीं दे सकता है। लेकिन अभी समय आ गया है कि बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है। चुनाव का समय आएगा, लोग आपके बीच आएंगे, जाति और धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान हो, रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। लेकिन ये सरकार अपने सबका साथ और अपने विकास की बात करती है। कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की जो सरकारें हैं,
वो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। देश में आप इंदिरा आवास की बात की जाए तो अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये इंदिरा आवास हमको मिला था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री आवास नाम हो गया है तो 2,000 रुपया नाम जोड़ाई और 30,000 रुपया एक आवास पर आपको देना पड़ता है। तो इस भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें और संगठित हो, किसी के बहकावे में नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय बक्सर। आदरणीय संतोष मिश्रा जो विधायक है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप आज लड़के अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहाँ बक्सर की इस तपोभूमि, विश्वामित्र की इस तपोभूमि, राम की और सीता मैया की इस कार्यस्थली पर यहाँ दल सागर में जो इस जय बापू, जय संविधान और जय भीम सभा का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसमें शिरकत कर रहे, इसमें हम लोगों के बीच में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मंच पर हम लोगों के बीच में उपस्थित बिहार के ओजस्वी प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी, मंच पर हम लोगों के बीच में उपस्थित हम लोगों के ओजस्वी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी, मंच पर हम लोगों के बीच में उपस्थित विधानमंडल दल में विधान परिषद दल के नेता एवं पूर्व बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी, मंच पर उपस्थित बक्सर के बहुत ही सम्माननीय हम लोगों के बड़े भाई सांसद, बक्सर के सांसद आदरणीय सुधाकर सिंह जी, सासाराम के हम लोगों के सांसद आदरणीय बड़े भाई मनोज राम जी, खगड़िया से चल के हम लोग के बीच में उपस्थित खगड़िया के सम्माननीय विधायक आदरणीय छत्रपति यादव जी, राजा पाकर की सम्माननीय विधायक आदरणीय श्रीमती और प्रतिमा दास जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित जमालपुर के सम्माननीय विधायक बड़े भाई आदरणीय अजय सिंह जी और जितने भी लोग सम्मानित नेता, खास तौर से बक्सर के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के राजपुर एवं बक्सर सदर के हम लोगों के सम्माननीय यशस्वी विधायक आदरणीय मुन्ना तिवारी जी, संजय कुमार तिवारी जी एवं विश्वनाथ राम जी, और यहाँ हम लोगों के सामने उपस्थित जितने भी हम लोगों के कांग्रेस परिवार के जितने भी अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यगण हैं, आप सभी का आज इस जय बापू, जय भीम, जय संविधान की इस सम्मानित सभा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बक्सर के विभिन्न गांवों से और अन्य शाहाबाद के अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम है। आप लोगों को नमस्कार है। चरणों में जो अभिभावक हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम है। सभी साथियों, अभिभावकों, आपसे मेरा एक निवेदन है, क्योंकि क्यों आज जरूरत पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को कि हमें अपने संविधान के बारे में आप लोगों तक बात पहुंचानी पड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं देश और प्रदेश की जो आज स्थिति है कि संविधान को तार तार किया जा रहा है। जो लोग हैं, जो लोग सत्ता में शीर्ष पर बने हुए हो, चाहे वो मोदी जी हो चाहे यहाँ नीतीश जी हो, दोनों लोगों को अगर देखें तो संविधान को तार तार किए हुए हैं। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको क्या हासिल हो रहा है? सब केवल कागजी कार्रवाई हो रही है। आपको मिल कुछ भी नहीं रहा है, ऊपर से आपको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अभी बात हो रही थी, आप देख लीजिए, इंदिरा आवास जब चलता था तो इंदिरा आवास में कितने गरीबों को घर मिला, और आज ये पीएम आवास का हाल देख लीजिए।
यहाँ पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई और सिंचाई की बात कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो। तो आप लोगों से जितने भी हमारे कांग्रेस परिवार के लोग हैं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सुनने आए हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। हमको ये हमारा सौभाग्य है कि शाहाबाद की इस पावन भूमि को आपका ये हम लोगों को सौभाग्य है कि आप यहाँ आए और हम लोगों के बीच में आप इस बातों को रखेंगे कि किस प्रकार से 2025 का जो आने वाला विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस की क्या भूमिका है, उसमें कांग्रेस परिवार के लोग उसमें किस तरह से भूमिका निभाएंगे, जिससे कि हमारे किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों, सवर्ण गरीबों, चाहे अगड़े गरीब हो चाहे जिस जाति के भी गरीब हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति धर्म संभाव का कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर जाति को लेके, हर विचारधारा को लेके चली है और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस देश में और इस प्रदेश में कार्य किया है। पिछले 20 साल से आप इस प्रदेश की गति देख रहे हैं, लोग हम आज कहां खड़े हैं उसको देखिए, और 2025 जो बदलाव के लिए आपको पुकार रहा है, उस बदलाव के लिए आप तैयार होइए। यहाँ से खड़गे जी के संदेश को सुनने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद आप यहाँ से संकल्प लेंगे कि किस प्रकार से आप इस जो ये एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है, जिसे डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, इस डबल इंजन की सरकार को किस प्रकार से उखाड़ फेंकेंगे और एक न्याय प्रिय सरकार, क्योंकि ये न्याय प्रिय सरकार, इसलिए मैं कहता हूं, अंतिम बात कह के आपको ये करूंगा, आपसे विदा लेना चाहूंगा कि इसी के लिए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा की, पदयात्रा की, आपके अधिकारों के लिए, आप अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहे, आपको न्याय दिलाने के लिए और आपका अधिकार सुरक्षित रहे उसके लिए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ आपसे फिर से एक बार एक संकल्प के साथ यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ कि अगली जो सरकार हो वो परिवर्तन की सरकार हो, और परिवर्तन की सरकार हम यहाँ सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, पढ़ाई, कमाई के लिए बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं आदरणीय विधायक छत्रपति जी से आग्रह करते हैं कि सम्मानित मंच कह करके अपना बात को रखेंगे, आग्रह है। के संविधान में आगे जब आपको जैसे संविधान कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रभारी महोदय और सम्मानित मंच और सामने उपस्थित हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को खरिया विधानसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि मालूम है, आज देश में बहुत विषम परिस्थिति चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं नफरत को निकालना है और देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। नफरत का पहला उदाहरण है जब संविधान को छेड़छाड़ किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टीका टिप्पणी किया गया। अब समझ सकते हैं जिस देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम पुराने परिवार जो अपने बलिदान दिए थे, कुर्बानी दिए थे, और कितने माताओं का सिंदूर उजड़ गए। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, हमको वो दिन याद करना है जब हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी कराने के लिए जो अपनी बलिदान दिए थे, उस बलिदान के वक्त एक बेर आ गई है। कांग्रेस के बिना ये देश संभव नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या क्या है, सोचने की बात है 10 साल में क्या देश की तरक्की हो सकती है। हम लोग को जागना पड़ेगा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग नहीं जगते हैं तो हमको धिक्कारेंगे। वो गुलामी की जीवन जी रहे हैं, बेरोजगारी की जीवन जी रहे हैं, महंगाई की जीवन माताओं जी रही है। और मोदी सरकार बार बार हमारे माताओं के साथ भी छेड़खानी की है, कभी 1000 रुपया के नोट लाए, कभी 500 को बंद कर दिए। इस तरह जो हमारे देश में बार बार नफरत फैला रहे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी राम, कभी मंदिर करके। हम तमाम जितने भी परिवार हैं भगवान के पूजक हैं, सभी व्यक्ति सभी धर्म के लोग पूजक हैं। कभी वो दलित की बात कर देते हैं, कभी वो
इस्लाम की बात करते हैं। मेरा ये कहना है बक्सर का धरती आपका बहुत पूजनीय धरती रहा है, जहाँ से राम जी भी जनकपुर गए थे, और ये धरती रास्ता है राम और माता सीता के मिलन का। आज इस धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। निश्चित इनका यहाँ आना बिहार में परिवर्तन निश्चित है। जहाँ जहाँ खड़गे साहब जाते हैं वहाँ वहाँ परिवर्तन होती है, वहाँ कांग्रेस परिवार को लाभ होता है, वहाँ का आम जनता को लाभ होता है। हम चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप हम लोग को ऐसा सुझाव दीजिए। एक बार बिहार क्रांति की धरती है, महात्मा गांधी आए थे और यहाँ पर क्रांति किए थे, पूरे देश को आजाद करवाए थे। ये बिहार आपके साथ है, हर कदम में साथ है, हम तमाम कांग्रेसी साथ हैं। निश्चित विश्वास रखिए कि इस नेतृत्व में बिहार आने वाले चुनाव में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग तन मन के साथ आप रहेंगे। इसी शब्दों के साथ पुनः आपका एक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्रणाम। और मैं आदरणीय स्थानीय सांसद सुधाकर सिंह जी से आग्रह करते हैं या करके अपनी वाणी से लोगों को संबोधित करें। आज बक्सर की ऐतिहासिक धरती पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राज्यसभा के नेता का मैं स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित कृष्णा वलूर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, हमारी सभी सम्मानित विधायकगण, आदरणीय सांसद मनोज राम जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा जी और आए हुए बक्सर जिला के सभी दूर दराज से, और जिला अध्यक्ष मनोज पांडे जी, दूर दराज से जिला से आए हुए सभी सम्मानित हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बिहार उनकी सबसे बड़ी कर्मभूमि, जहां नीलहा आंदोलन के जरिए किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए आए थे, और देश की राजनीति में उन्होंने जो वचन दिया था कि भारत में जब आजादी आएगी, हम जब स्वतंत्रता हासिल करेंगे तो हम एक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, हम राजाओं का राज की वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने इस देश के उन कमजोर वर्गों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, समाज के हाशिए पर समाज को उन्होंने आश्वासन दिया था कि देश में लोकतंत्र की स्थापना और राजनीतिक जो दलों की जो स्थापना होगी वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए होगा। हम सामाजिक न्याय के दिशा में उनके निर्देशों के आलोक में नेहरू जी और अंबेडकर साहब ने देश के संविधान की स्थापना के समय जो गारंटी दिया था, जो वचन दिया था, 75 सालों के बाद वो लोग जो देश की आजादी में विश्वास नहीं रखते थे, नाथूराम गोडसे के वंशज जो देश की सत्ता में हैं, वो आज लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं और लगातार देश के संविधान में वैसे संशोधन कर रहे हैं जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों का प्रभावित कर रहे हैं। वक्त बिल जैसा सवाल हो या हमारा जो सामाजिक आर्थिक जनगणना का सवाल हो, ये तमाम ऐसे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे पर चलने का काम कर रही है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ इंडिया गठबंधन का जो आने वाला जो चुनाव है, जो लड़ेंगे हम लोग, आप निश्चित तौर पे बिहार में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे और हमारे जो स्थानीय जो विधायक है विश्वनाथ राम जी और मुन्ना तिवारी जी को अपार बहुमत के साथ चुनाव जिताने का काम करेंगे। इन्हीं अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महागठबंधन। अब मैं माननीय सांसद श्री मनोज राम जी से आग्रह करते हैं या करके अपना आज बड़ी खुशी की बात है, बक्सर के ऐतिहासिक धरती पर जय बापू जय भीम आम सभा का आयोजन किया गया है। आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि हम सबों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली बजा के सभी लोग
हमारे नेता को हम लोग स्वागत करेंगे। मेरे मित्रों, इस मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजेश राम जी, जो हम लोगों के कप्तान हैं बिहार प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आदरणीय प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथ में आदरणीय मदन मोहन झा जी, आदरणीय बिहार प्रदेश के सभी विधायक, इस स्थानीय विधायक आदरणीय मुन्ना जी, विश्वनाथ राम जी, और आप सभी बक्सर के माताएं बहनें, चूंकि समय कम है, आदरणीय अध्यक्ष जी का कहना है कि सीधा आप संबोधन बात अपना रखिए, तो आप कांग्रेस परिवार, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंचगण, आप सभी को मैं एक बार फिर से जय बापू जय भीम के साथ अपने बातों को कुछ ही पल में खत्म मैं करूंगा। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि इस बार बाबा साहब का 134वां जयंती हम लोग मना रहे हैं, और ये पूरा देश, पूरा बिहार प्रदेश बापू डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रही हैं, और कुछ भी लोग मना रहे हैं। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने बाबा साहब का 100 निकाला, जिन्होंने बाबा साहब का देशद्रोही कहा, आज वो भी बाबा साहब का नाम लेकर के भीम संवाद दलितों के गली में कर रहे हैं। मेरे मित्रों, कहानी आप सबको मालूम होगा, 12 दिसंबर 1949 को आप सबको मालूम होगा, यही बीजेपी के लोग, यही आज जो बड़े संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, यही लोगों ने इनके राज्यसभा सांसद अरुण जी ने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। उसमें उन्होंने बाबा साहब का व्याख्या किया और कहा था, बताया था कि अंबेडकर बाबा साहब देशद्रोही है, बाबा साहब लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि आज उसी बाबा साहब के नामों को लेकर के ये दलित बस्ती में जा रहे हैं। इनका रूप, इनका रंग आप सभी को पहचानना होगा। मेरे मित्रों, आने वाला जो चुनाव है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारे गरीब भाई प्रत्येक दिन लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा का बदहाली है। मेरे मित्रों, इन सारा का जवाब 2025 में आप सबको देना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कि आपने एक गरीब बाप के बेटा इस शाहबाद के धरती से मनोज राम को आपने टिकट दिया, और आप जब हमारे चुनाव में आए थे, आप एक ही विधानसभा में आए थे, आपका एक मीटिंग लगा था, और आपने इतना वोट से हमें जिता दिया था कि उसका भरपाई ये 2 लाख से जीतने वाले कभी भी न कर पाए, और एक चरण भी, एक राउंड भी हम कभी भी इनसे पीछे नहीं हुए। इसलिए आज हम आप संकल्प लेना होगा कि 2025 का जो चुनाव है, हम सब तैयार हैं, और हम सब लोग आगे मुकाबला करेंगे, और आने वाला जो दिन है बिहार प्रदेश का, वो अपना सरकार होगा। सबको मालूम है कि जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। मेरे मित्रों, हमारे भाइयों को ब्लॉक में जगह नहीं मिल रहा है, थाना में पैसा पर FIR हो रहा है। इन सारे चीजों से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, गरीब भाई, हमारे दलित भाई, पिछड़ा भाई, यदि इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सामने में 4 महीना अब रह गया चुनाव, हम सभी लोग को तैयार होना होगा। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मंच पर आए हैं, और बहुत सारा बातों को दिशा निर्देश को देंगे। इनके दिशा निर्देश को हम मान करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बारी पर विराम करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय बापू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के बीच बाधा नहीं पढ़ते हुए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी को आदर सहित मैं आग्रह करता हूं कि आप सभा को संबोधित करने का कृपा प्रदान
ऊपर नीचे करवा देंगे नहीं तो ठीक करवा देंगे हाँ देखा मैं कोर्ट खत्म जाता हूँ बाकी दोनों काउंट करेगा ये देखो इधर यहाँ का कोई नामी स्कूल है? हाँ? स्कूल है यहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट का, वहाँ पर दे दो मेरे नाम से गवर्नमेंट स्कूल में, और वो फोटो निकाल के मुझे भेजना कि ये स्कूल को हम डोनेट किए। ठीक भाइयों, आज एक मिनट बस, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और देश के संविधान के बारे में ये विचार करने और जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के बारे में हम जनता को कुछ बताना चाहते हैं। इस मंच पे बैठे हुए कृष्णा अलवरू जी, राजेश कुमार जी जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, मदन मोहन झा जी, मनोज पांडे जी, मनोज कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद, सुधाकर सिंह एमपी बक्सर, मुन्ना तिवारी जी, विश्वनाथ राम जी एमएलए और छत्रपति यादव एमएलए, प्रतिमा दास एमएलए, संतोष मिश्रा एमएलए, अजय सिंह एमएलए, देवेंद्र यादव हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और हमारे जो और मेरे दूसरे मीडिया के भाइयों, यहाँ पर जमा हुए किसान भाइयों, महिलाओं और नौजवान साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कर्नाटक से आता हूं, जहां पर मेरी बोली कन्नड़ में होती है और मैं ये अपने आप को समझता हूं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस गंगा जी के तट पर बसा ये क्षेत्र संविधान सभा के प्रोटम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये भूमि है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पहली बैठक हुई उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकारा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो बाद में अध्यक्ष बने। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान पाया। इसी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में पहुंची है। आज सारी दुनिया ये चाहती है कि बुद्ध
ने जो संदेश दिया है शांति का, तो हमें क्या बुद्ध चाहिए, क्या युद्ध चाहिए? तो लोगों ने ये कहा हमें बुद्ध चाहिए। इसीलिए सभी लोग शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। लोग लड़ लड़ के थक गए हैं। आखिरी में क्या चाहते हैं? समझौता। आखिरी में क्या चाहते हैं? शांति। आखिरी में के बुद्ध के मार्ग को आते हैं, और वो बुद्ध, वो महावीर इसी धरती में पैदा हो गए, बिहार के धरती। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में। सारे महापुरुष, समाज सुधारक इसी धरती पे पैदा हो गए। ये याद रखो आप, जो पुरानी बातें हैं, जो अंधश्रद्धा की बातें हैं, धोखाधड़ी की बातें हैं, जो एक दूसरे को झूठ बोलना सिखाते हैं, तो उसको तोड़ने वाले अरे बैठो भाई चुप, इसको तोड़ने के लिए ही इस धरती में समाज सुधारक और नए धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये सब यहाँ के हैं। उसके बाद में समाज सुधारक, यहाँ पर बहुत से नेता लोग भी आजादी के बाद, आजादी के पहले भी पैदा हुए। यह ऐसी भूमि है, इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी भी आके यहाँ अपना भाषण देते हैं। वो समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। अरे भाई, अपना ज्ञान जाकर तुम गुजरात में सिखाओ, बिहार में मत सिखाओ। बिहार के लोग समझे हुए हैं, अच्छी बात को समझते हैं, उसूलों को समझते हैं, और उन उसूलों पे चलने के लिए यहाँ के लिए लोग तैयार है। और दुनिया के लोग बिहार आते हैं, जापान से आते, थाईलैंड से आते, और कहीं कहीं से आते। गुरु नानक की जगह बाहर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो हाँ, गुरु गोविंद सिंह, तो सभी लोग यहाँ आते। तो ऐसी गुरुओं की धरती है। तो इसमें बीजेपी के लोग आकर हमको पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। महात्मा गांधी जी अपना जो चंपारण, जो उनका यात्रा था, वो देश को आजादी दिलाने के लिए वो यात्रा था, वो भी यहीं से निकला। यानी हर चीज जो देश के भलाई के लिए होती है या हो रही है, वो बिहार से शुरू होता है। तो इसको हम बचा के रखना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये जो महान धरती पर आना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि मैं यहाँ आकर जो लोग बिहार में पैदा हुए और देश विदेश में उनके तत्वों का, विचारों का फैलाव हुआ, उन लोगों को मैं नमन करता हूँ। इन्हें देखकर यहाँ पर महान लोग जो हो गए हैं। अरे सुनो भाई, जिंदाबाद के नारे पहले बाद में लगाओ, पहले सुनो
क्या बात है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम लोगों हमको कैसा रगड़ रहे हैं, उसका पहला अध्ययन करो। उसके बाद जिंदाबाद क्या बोलना है बोलते जाओ। जिंदाबाद जब आपके विचारों का अगर जिंदाबाद होता है तभी जिंदाबाद बोलो। जब आपका विचारों का ही अगर हमारे विचारों को ही कोई कुचल रहा है, कोई हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त हमको अपने विचार को फैलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ वो दिन में उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाते हैं। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। यह आप ध्यान में रखो। कोई किसी एक चीफ मिनिस्टर बनने से देश का उद्धार नहीं होता। देश के उद्धार उस वक्त ही होगा हम सब मिलके अगर देश के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। भाइयों, ये बजट सत्र में परसों हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ मोदी जी ने एक बिल ला के अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई आज तक उस पे किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहा था, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए, बैकवर्ड्स और अमीरों को अलग करने के लिए, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को अलग करने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं, देश के लोग। और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते, किसानों के दोस्त हो नहीं सकते और महिलाओं के दोस्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि मनुस्मृति में क्या लिखा है? जैसा शूद्रों को दूर रखते हैं वैसा ही महिलाओं को दूर रखना चाहिए। उनको शिक्षण नहीं देना और कौन से भी पवित्र कामों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में ये प्रथम महिला को आद्यता दी, नेहरू जी ने दी, गांधी जी ने दी। ये सब लोग महिला के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनको संविधान में जगह दिया। इसीलिए आज हमारे महिलाएं जिला पंचायत, तालुका पंचायत,
म्युनिसिपालिटी मेयर इलेक्शन में आए हैं या नहीं आए? आए ना? ये पहले था कभी? हमारे समाज में ये सब लोग कुचले हुए थे। इनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस किया, किसी ने नहीं किया। ये आप सोच लीजिए, कोई आपके पास आएगा जाति के नाम से वोट पूछेगा, कोई आएगा आपके पास अपने लोगों के हित में पूछेगा, और कोई आएगा सबकास्ट के नाम से वोट पूछेगा। ये सब लोग गरीबों को लूटने वाले हैं, गरीबों की भला करने वाले कोई पार्टी भी नहीं। मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हाल ही में नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवयुग नहीं, नवजीवन, और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये 3 पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला, जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना नवजीवन, इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया काम? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी है। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं। आप अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी
कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के एक। जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता था। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर दनाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन लिए जान? यही लोग लिए, यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहां? आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो। उनको सोच बीजेपी, अरे उनके साथ ये तुम्हारे को इनो मिल गए, यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले, जो नेहरू जी के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप मिल रहे हैं। देश के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने अपना जान न्यौछावर किया, उन लोगों को जो उनके खिलाफ जो लोग मारने, उनके साथ आप गए। गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो इस देश में एकता रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम हो, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं? आप इसीलिए जनता को उठाओ, जनता को बोलिए, नौजवान साथियों को बोलिए कि आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलकर इस देश में हम फिर से कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार को मजबूत करके फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे। हम सत्ता के लालची नहीं हैं। अगर लालची होते तो आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाते हैं पैदल। अरे ये मोदी और उनके शिष्य लोग 4 कदम भी नहीं चलते। सिर्फ इन्हों कब चलते मालूम है? आरएसएस का वो क्या होता है, तुमड़ी बजाते, उस वक्त 1 आधा किलोमीटर चलते हैं। अरे हजारों किलोमीटर चलने वाले लोग हमारे पास है, देश को दिशा दिखाने वाले लोग हमारे पास है। और आजादी के पहले नेहरू जी ने
अपना घर दान दिया कांग्रेस पार्टी को और देश के लिए, उसका नाम है आनंद भवन और स्वराज्य भवन। ये संपत्ति, अपने घर की संपत्ति उन्होंने बांटी। क्या अब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस संपत्ति के लिए लड़ रहे? अरे है सो तो खो लिए हो। कोई बाप को खो लिया, नानी को खो लिया, नाना को, पटनाना को, सब इस देश में लड़ने वाले लोगों को उन्होंने खो लिया। और उनके खिलाफ आज आरएसएस और बीजेपी बहुत बातें करती है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करने वाले। इसीलिए भाइयों, मैं और ये मोदी जी और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस होकर बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते रहेंगे, जैसा कि उनकी नानी लड़ी, कि पिताजी लड़े, उसके नाना लड़े। ये लोग लड़ाकू है और देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम किए। लेकिन आज के लोग सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और सीईसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपनी ताकत के ऊपर, बल के ऊपर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी से कांग्रेस दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। और सीएजी रिपोर्ट आई थी, स्मार्ट, वो क्या है, अपना विनोद राय ने रिपोर्ट दिया था। उसके ऊपर इतना बवाल मचा कि अपप्रचार करने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो मैं पूछता हूँ, वो रिपोर्ट का क्या हो गया? कहाँ है स्पेक्ट्रम के पैसे, किसके पास है? तो ये लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन लोग आज होशियार हो गए हैं, ये डरने वाले नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ आए थे, मैं उनका एक भाषण सुना था 2015 में या 16 में। उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी और बिहार वाले मुझे सहयोग दो, मैं आपको जो मांगे वो पैसे दूंगा। लेकिन मैं इनके 11 झूठ तो पार्लियामेंट में बोला हूं। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूं, मोदी के 11 झूठ। 100 दिन में विदेशों में काला धन वापिस लाऊंगा, इन्होंने कहा या नहीं कहा? 15 लाख आपके जेब में डालूंगा, डाल दिए? नहीं डाले? अरे बिहार वालों को तो दिया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर भागता, उधर से इधर आता है, दिए होंगे भाई तुमको। तुम झूठ बोल रहे हो नहीं? अच्छा, हर एक के खाते में 15 लाख 100 दिन में लाने वाला था, नहीं लाए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब कितने साल हो गए?
11 साल, तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? पूछो ना, नीतीश कुमार को पूछो कि 22 करोड़ नौकरियां तुम और तुम्हारे दोस्त देने वाले थे, वो कहाँ है? हमारे को दे। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। आज 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, काम करने के लिए। मेरे एक ही घर में 4-5 बिहार के बच्चे हैं बेंगलुरु में। तो आप सोचिए कितने लोग यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर 22 करोड़ यहाँ देंगे नौकरियां देश में? कम से भाई देश में नहीं मिला, बिहार में तो दो, 1-2 करोड़ नौकरी तो दो। और जो सपोर्ट करने वालों को मैं पूछता हूं कि किस लिए उन्होंने कहा, ऐसा धोखा क्यों दिया? और ऐसा धोखा देने वाले लोगों के साथ अगर ये रहेंगे, पूरा देश बर्बाद कर देंगे। और बोले मैं पेट्रोल डीजल सस्ता करूंगा, एलपीजी सस्ता करूंगा, ये बोले, लेकिन उल्टा दाम बढ़ रहा है। परसों ही बढ़ा, गैस का, पेट्रोल का, सबका दाम बढ़ा। ये मोदी का चौथा झूठ। 2022 तक गंगा साफ करूंगा। अरे गंगा साफ करके क्लीन अच्छा पानी दूंगा बोले, तो इन्होंने गए गंगा में पानी साफ नहीं, इसलिए इन्होंने डुबकी नहीं मारी वहां। ऐसा 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 करके फिर उतरे, चढ़े। अरे तुम खुद डुबकी नहीं मारते हो उस पानी में, और 2022 में गंगा साफ करूंगा। गंगा माँ मुझे बुलाई है, मैं आया हूं। और कल बोलेगी गंगा माँ तुम जाओ फिर जाना, गुजरात तरफ जाओ। आप बहुत उनको सर पे बिठाए और वो जितना चाहे उतना आपका खून चूस रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस मिलके। भाइयों, छठवां झूठ उनका, किसानों की आमदनी 2 गुनी करूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले, ठीक। 222 तक भारत में रहने वाले हर एक को घर दूंगा। दिए आपको? कोई हमारे मित्र यहाँ बोल रहे थे कि पहले इंदिरा आवास में बहुत से लोगों को घर मिले। अब मोदी जी के जमाने में ये 2022 में ही देना था, दिए उनको, दिए लोगों को घर नहीं। और खैर ये तो हमको लागू नहीं होता। बिहार में तो इतने ट्रेन का दिक्कत है, लोग गड़बड़ी से आते हैं, उनको मिलता नहीं। छठ में और दीपावली में और होली में लोग इधर आने के लिए तरसते हैं बाहर से, उनको ट्रेन भी सरकार नहीं छोड़ती और हर चीज महंगी कर दी है। मैं हवाई चप्पल वालों को फ्लाइट पे बिठा के भेजूंगा। भाई पहले तो 5,000 का दिया, अब 25,000 रुपए दिए तो भी टिकट नहीं मिलता। कहाँ गरीब हवाई चप्पल वाले का बैठेगा साहब? फिर भी अदानी अंबानी ही बैठेंगे, हमारे लोग कोई बैठेंगे नहीं। और उनका 9वां झूठ एमएसपी गारंटी का, वो भी उसमें कर, महंगाई खत्म कर दूंगा और मेक इन इंडिया
मैं कारखाने खोलूंगा, लेकिन यहाँ से जितने कारखाने यहाँ पर है वो कारखाने बंद हो गए। बिहार में 40% शक्कर का उत्पादन पहले यहाँ होता था, अब कितना होता है? 4%। मालूम है आपको? 40% उत्पादन बिहार से होता था, अब यहाँ 4% हो रहा है। ये मोदी इसलिए अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। करो पूजा उसकी, करो उसकी वाह वाह। अरे जो आदमी खुद झूठ बोलता है, लोगों को झूठ का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो इसीलिए इस झूठों के सरदार को आप नजदीक आने मत दो। गठबंधन को वोट देकर मजबूत करो तो तुम्हारे साथ देंगे। और उसका एक 12वां झूठ, ये तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था? ठोक ठोक कर बोला था मैं पैकेज दूंगा 2015 में, पैकेज दूंगा और इसका आपको कोई अब तक नहीं दिया, मैं दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था? मैं आपको कहाँ गए, डालो उसको, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे खड़गे साहब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या है? क्या तुम्हारा आईपैड भी छीन लिया क्या मोदी? हाँ? बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, कान खोल के आप भी सुनिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो। इसने कहा लोगों को, हजारों लोग बैठे थे उनके सामने। 18 अगस्त 2015 को इन्होंने बोला, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाया। अब तो आपकी खातरी हो गई मोदी जी क्या बोले। मिला होगा आपको 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए देने वाले थे। मैं पूछता हूं, वो 1,25,000 रुपए क्या मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलके बांट लिए? ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ही बोला। इसीलिए फिर एक बार मैं उनके शब्द में ही बोलूंगा। मोदी ने क्या कहा? मैं यहाँ अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़? मैं यहाँ 1,25,000 करोड़
का पैकेज देने के लिए आया हूं। कहाँ है वो पैकेज? कहाँ है मोदी जी? तो ये मोदी जी का झूठ और एक झूठ, झूठ के ऊपर झूठ ये बोलते रहते हैं, तो और लोगों को बेवकूफ वो नहीं बना सकते। अरे बाद में दो ना भाई, मेरे पास दिलाओ, बाद में दो। किसी को नहीं पता कि आज तक ये कितने झूठ बोले हैं। इसका पूरा मैं 35 सालों में बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि सभी लोग आज त्रस्त हैं, और हम ये चाहेंगे कि इनके बनाए हुए कोई काम नहीं है। जो कुछ बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाहे वो IIM हो, IIT हो, चाहे एम्स हो, डैम्स हो, पब्लिक सेक्टर हो, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप क्या बनाए? आप तो झूठों की फैक्ट्री तैयार करें, झूठों की फैक्ट्री तैयार करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आप एक आदमी को, लोगों को एक बार झूठ बोल के उनको फंसा सकते हैं। चंद लोगों को आप बेवकूफ चंद दिन के लिए बना सकते हो, सारे लोगों को एक बार बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सदा के काल कभी झूठ, कभी भी उनको आप झूठ बोलने का जो आज तुम्हारा चल रहा है, इसमें वो आएंगे नहीं, इस झांसे में नहीं आएंगे। सबको फूल नहीं कर सकते, सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जागृत हुए लोग, इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो लोग हैं, और मैं बहुत देर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, और यहाँ पर तो इतने हैं, ये बिहार तो ह्यूमन इंडेक्स में 36वें नंबर पर है। ये 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें इसका नंबर कितना है? 36वां नंबर। ये इनका डेवलपमेंट नीतीश डबल इंजन का, और ये डबल इंजन की बात कर करके यहाँ तक आए। इसके आगे डबल इंजन की बात नहीं होती। एक ही इंजन रहेगा, पावरफुल इंजन रहेगा, वो गठबंधन का इंजन रहेगा। और इसीलिए मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बार बार झूठ मत बोलिए। और RSS और उनके लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो लोग तुमको सड़कों पे ठहरा ठहरा के हाथ पकड़ के पूछेंगे क्या गलती थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जब लखनऊ आए थे, उन्होंने खुद ये कहा, बाबा साहब ने कानून मंत्री होते हुए लखनऊ में ये बात कहा, मैं केंद्र सरकार में भागीदार हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रण दिया था। बिना शर्त मैंने ये निमंत्रण स्वीकार किया। ये बाबा साहब का कहना है, और बाबा साहब ये खुद कहते हैं, मुझे हराने वाले लोग डांगे और सावरकर है, और कोई मुझे नहीं हराया, यही लोग हराए।
इनका उनकी भाषा ये है, फिर क्यों भाई आप पुकारते फिरते हो अंबेडकर का अपमान हुआ, अम्बेडकर हम अपमान किए? क्या ये हमारा गलती था कि हमने जो बाबा साहब को यहाँ पर जो बुला के खासकर नेहरू जी ने आमंत्रण दिया और उनको कानून मंत्री बनाया? क्या हमारी गलती थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बना के फिर से उनको लाकर चुन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए? क्या ये हमारी गलती थी? क्या हमारी गलती थी? नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाकर उनको अपने साथ लिया देश की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, ये झूठे लोगों की बात मत आप सुनो। सही जो रहता है वो बहुत दिन चलता है और झूठ ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और ये झूठ बोलते बोलते यहाँ तक आए, ये आगे चलने वाला नहीं है। और आखिरी में मैं आप सबको यही कहूंगा कि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शैक्षणिक जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि ये नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। अरे खेल खेलने वाले को अगर हटा दिए तो बीजेपी ऑटोमेटिकली गिरती है। तो मेरा यही आपसे विनंती है, आने वाले दिन में, नजदीक है इलेक्शन 4-6 महीने में, आप लोग गठबंधन को जिताओ। जिताएंगे? अरे मेरे जैसा 80 साल के ऊपर हो गया, 83 इयर्स मेरी आवाज अभी बुलंद है, तुम वो करेंगे? ये बोलो जोर से, गठबंधन को जिताएंगे, जिताएंगे, बीजेपी को हराएंगे, हराएंगे। इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गठबंधन। सबको धन्यवाद। और आखिरी आवाज मैं दूंगा, एक आप सभी लोग बोलना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वहां जो कोने में ठहरे, इधर ठहरे, कम से कम जय बोलो वहां से, ताकि मोदी उठे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद। इतनी कड़ी धूप में भी होते हुए अपने भाषण सुनने के लिए चंद लोग बैठे थे, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो विचारधारा पे विश्वास रखता है वही जीत सकता है, वही काम कर सकता है। तो इतना कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार जय कांग्रेस। हेलो।